Good morning everyone. Myself your chemistry faculty Manan sir from Vidya Mandir classes in collaboration with Saraswat International Academy. लास्ट क्लास हमने कहाँ पे एंड किया था बेटा? लास्ट क्लास हमने एंड किया था बेसिक स्ट्रेंथ एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। आज हम जा रहे हैं बात करने कि जो हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी है ये कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जा रहे हैं बात करने कि फैक्टर्स on which nucleophilicity depends। कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करता है। सबसे जो पहला फैक्टर होता है वो आपका होता है साइज, और इसको आप बोल सकते हो एस्टेरिक फैक्टर। साइज बोलो या इसको आप क्या बोल दो, एस्टेरिक फैक्टर। अब देखो इसमें क्या होता है। जैसे मान लो अगर हमने दो कंपाउंड ले लिया आयंस के फॉर्म में, एक हम ले लिए CH3O माइनस और दूसरा हम लिख लिए CH3O माइनस। अब हम बोले कि इन दोनों में ये बताओ किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अब ये बताओ फिर से, जब तक आप न्यूक्लियोफिलिसिटी का मीनिंग नहीं समझोगे तब तक आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी? जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड को दे सके H+ को छोड़ के। यानी मान लो अगर हमारा कोई एक कंपाउंड है A+, इसको अगर इलेक्ट्रॉन देना है, देखो जब A+ यहाँ पर आएगा तो इसको तीन बल्कि ग्रुप का स्टेरिक फैक्टर मिलेगा। मतलब यहाँ पर A+ को एडजस्ट करने में थोड़ा दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा क्राउडिंग है ना, इनकी परफेक्ट अट्रैक्शन नहीं हो सकती। लेकिन अगर A+ यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर इसकी परफेक्ट अट्रैक्शन, परफेक्ट बॉन्डिंग हो जाएगी। वाई? बिकॉज देयर इज लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो हम क्या देख रहे हैं कि CH3O माइनस सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को देगा, लेकिन सेकेंड वाला ग्रुप उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। तो पहला हम पॉइंट क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई स्टेरिक फैक्टर। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई स्टेरिक फैक्टर। अगर मान लो इसको हम A मानते हैं, इसको हम B मानते हैं, तो जो हमारा ऑर्डर होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का वो क्या हो जाएगा, A इज ग्रेटर देन B। और यही अगर मान लो यही AB का अगर हम बात करें बेसिक कैरेक्टर का, तो बेसिक कैरेक्टर तो कुछ और है। जैसे ये वाला हमारा ऑर्डर हो गया न्यूक्लियोफिलिसिटी का। मैं आपसे पूछूं बेटा इसका बेसिक ऑर्डर क्या होगा, A एंड B का बेस का ऑर्डर। तो बेस क्या होता है? जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी हाइड्रोजन को दे। अब हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है, उसको स्टेरिक से कोई लेना देना नहीं है, वो कहीं भी जाके एडजस्ट कर लेता है। हाइड्रोजन का जो साइज है वो छोटा होता है, उसे स्टेरिक से कोई लेना देना नहीं है, वो कहीं भी जाके आराम से एडजस्ट कर जाएगा। आया समझ में? यानी अगर हम एक कंपाउंड में देखते हैं तो ए वाला कंपाउंड में
हमें 3 हाइपर कॉन्जुगेशन दिख रहा है। देखो जो मेरा ए वाला कंपाउंड है ये है CH3O-, यानी यहाँ से हमें 3 हाइपर कॉन्जुगेशन दिख रहा है। लेकिन जो बी वाला कंपाउंड है वो है CH3 CH3O-, तो यहाँ 3 यहाँ से 3 यहाँ 3 यहाँ पर हमको 9 हाइपर कॉन्जुगेशन दिख रहा है। मतलब 3 हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या हुआ, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन से मान लो O का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम 3 बार बढ़ा दिए। लेकिन यहाँ पर सेकेंड वाले में तो 9 हाइपर कॉन्जुगेशन है, मतलब O का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलमोस्ट 9 टाइम्स बढ़ गया ना। तो H+ सबसे पहले कहाँ जाएगा, जहाँ उसको अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन मिले और जहाँ उसकी अधिक अट्रैक्शन हो। तो मोर इलेक्ट्रॉन मोर अट्रैक्शन, यानी H+ पहले B में जाएगा और बाद में A आएगा। तो बेसिक ऑर्डर हो जाएगा B ग्रेटर देन A। क्यों? क्योंकि हम बेसिक ऑर्डर में न्यूक्लियर स्टेरिक फैक्टर को नहीं देखेंगे। तो ये बहुत ध्यान से समझना है जब क्वेश्चन आएगा व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड व्हाट इज बेसिक कैरेक्टर। आया समझ में? फिर से हम बोल देते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन तो देता है लेकिन H+ को नहीं देगा, बाकी सारे एलिमेंट को क्या करेंगे, H+ ये इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर देगा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो जब H+ नहीं है तो साइज का तो वेरिएशन हो ही सकता है। मान लो कोई CH3+ आ जाए, कोई AlCl3+ आ जाए, कोई Br+ आ जाए, तो सब में प्लस है, सबको इलेक्ट्रॉन चाहिए, सबका साइज वेरिएशन है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी स्टेरिक फैक्टर पर डिपेंड करेगा। लेकिन बेस है ना, ये केवल H+ को ही देगा और H+ का साइज सबसे छोटा होता है, ये कहीं भी जाके एडजस्ट कर जाएगा। आया समझ में? चलिए अब मान लीजिए इस पर अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूं, जरा देखिए आप। अब मान लो ये अगर हमें 4 दिया हुआ है, ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये मेरा C है, ये मेरा D है। मैं सबसे पहले पूछूं बेटा आप बताओ इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी। सबसे पहले ये बताओ न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, और दूसरा आप बताना कि इसका बेसिक कैरेक्टर मतलब बेसिक ऑर्डर क्या होगा। ये आपसे 2 पूछा गया है। तो न्यूक्लियोफिलिक अभी बताए थे हम कि न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर स्टेरिक फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि डी वाला में सबसे ज़्यादा स्टेरिक फैक्टर है, यानी सबसे कम न्यूक्लियोफिलिसिटी। सी वाला में 2 स्टेरिक फैक्टर है, थोड़ा कम है, बी में और है, यानी ए में कोई स्टेरिक फैक्टर नहीं है, बी में थोड़ा बढ़ गया, सी में और बढ़ गया, डी में और बढ़ गया। तो जैसे जैसे स्टेरिक फैक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी घटेगा। हम ये वाला आपको फॉलो करेंगे। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? इसका ऑर्डर हो जाएगा A B C D। ये हो गया न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। अगर दूसरा हम बात करें बेसिक ऑर्डर का, बेस का मतलब क्या होता है, जो H+ को ही केवल इलेक्ट्रॉन दे। तो H+ के लिए कोई भी स्टेरिक फैक्टर से कोई मतलब नहीं होता। तो अगर हम बेस की बात करें तो H+ सबसे पहले वहीं जाएगा, H+ सबसे पहले वहाँ जाएगा जहाँ इसको सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिले। जैसे यहाँ पर हम बात करें तो आई इफेक्ट, यहाँ पर 2 कार्बन तो थोड़ा और ज़्यादा आई इफेक्ट, तो थोड़ा और इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। यहाँ पर 2 तरह से आई इफेक्ट, यहाँ पर 3 तरह से, यहाँ पर 3 तरह से आई इफेक्ट,
तो सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी D पर आएगा, तो सबसे पहले H+ यहीं पर आएगा, इसके बाद से C पर आएगा, इसके बाद से B पर आएगा, इसके बाद से A पर आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। प्लीज़ सारे थ्योरी को पढ़ो और खुद सॉल्व करना, तब आप हमारे वीडियो को देखिएगा। आया समझ में? चलो अगला इसमें एक और पॉइंट होता है कि अगर मान लो कि स्टेरिक फैक्टर सेम हो, अगर मान लो कि दोनों का स्टेरिक फैक्टर सेम है। फॉर एग्जाम्पल, हम सीधे एग्जाम्पल से आते हैं कि मान लीजिए अगर मेरे को दिया गया है, एक दिया गया है CH3O- और एक दिया गया है CH3OH, दो दिया गया है। अब हम बोलेंगे बेटा ये बताओ इन दोनों में न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा किसका है? तो आप क्या देखोगे कि आप देख रहे हैं कि थोड़ा कलर चेंज कर लें। आप देख रहे हो कि दोनों में हमारा स्टेरिक फैक्टर सेम है, CH3। तो इस कंडीशन में आप क्या देखोगे कि पहला वाला में O पर माइनस चार्ज है और दूसरा वाला में O पर लोन पेयर है, मतलब कि O क्या है? ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। तो इस केस में आपको पता है कि न्यूट्रल वाला कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू आयंस वाला। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन देगा? जो आयंस फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा अनस्टेबल है और वो चाहेगा कि अपना माइनस चार्ज किसी को डोनेट करके हम स्टेबल बन जाएं। तो इन दोनों में से अगर हम पूछें CH3O- एंड CH3OH कि सबसे ज़्यादा किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी है, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। अगर एक और क्वेश्चन ले लें हम, NH2- और अगर एक हम दे दें NH3। अब आप क्या देख रहे हो इसमें आप ये देख रहे हो कि NH2- में और NH3 का लोन पेयर में। अब क्या देख रहे हो कि पहला वाला कंपाउंड न्यूट्रल है और दूसरा वाला आयंस है। तो न्यूट्रल इज मोर स्टेबल, आयन इज लेस स्टेबल। तो जो लेस स्टेबल है वो चाहेगा कि हम अपना माइनस किसी को डोनेट करके स्टेबल की तरह अप्रोच करें। तो दिस विल गिव इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, तो दिस विल हैव मोर न्यूक्लियोफाइल। सिमिलरली एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी पर आता है, कॉमन क्वेश्चन है। CH3N- CH3 और एक है हमारा CH3NH CH3। हम बोलेंगे बेटा इन दोनों में सबसे ज़्यादा किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी? आप देख रहे हो कि दोनों तरफ से इसका क्राउडिंग सही है, लेकिन ये वाला न्यूट्रल है, ये वाला आयंस है, आयंस इज मोर अनस्टेबल। तो ये सबसे पहले अपना इलेक्ट्रॉन देगा ताकि ये न्यूट्रल की तरह अप्रोच कर सके। दिस इज मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो हम यहाँ से इन 3 एग्जाम्पल से हमने क्या कंक्लूड किया? हमने यही कंक्लूड किया कि इफ स्टेरिक फैक्टर is same, then nucleophilicity of negative charge is greater than nucleophilicity of lone pair, is greater than nucleophilicity of lone pair। ये हमारा हो गया नेक्स्ट पॉइंट। अब अगला अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए स्टेरिक फैक्टर सेम है और कंपाउंड अलग अलग है, तब क्या करोगे? अगर स्टेरिक फैक्टर सेम है और कंपाउंड अलग अलग है, तब क्या करोगे?
1 मिनट रुक जाइए आप लोग। चलो अगला हम बात करते हैं। ये तो ऑलरेडी हमने इसका लेक्चर प्रोवाइड कर दिया था। अगला हमने एडिशन रिएक्शन, जो लास्ट लेक्चर हमने कंटिन्यू किया था, उसमें हमने आपको एडिशन रिएक्शन का शुरू कर दिया था और उसमें मैं आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में कुछ बताया था। अब जैसे मान लो मैंने आपको अगर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो एग्जाम में आते हैं इस तरह का क्वेश्चन ये था आपका, वो पहला वाला आपका रिवीजन था, यहां से आपका शुरू हो रहा है लेक्चर नंबर 3। क्वेश्चन ये था, अब मान लो मैंने आपको अगर ये क्वेश्चन दे दिया, इस तरह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। मान लो मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया कि चलो बेटा इसका आप बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा। चलो बहुत सिंपल है। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें HBr दिया गया है। क्या दिया गया है बेटा? HBr। अब HBr क्या है? ये एसिड है और एसिड सबसे पहले H+ देगा। मतलब अगर इस रिएक्शन का अगर हम पहला बात करें तो पहला तो आप ये वाला ड्रॉ करो। बहुत ध्यान से देखना कैसे हम आंसर लिख रहे हैं। अगर समझ में आ गया तो बहुत सही, और नहीं आया तो गौर से देखिए कैसे कैसे हम लिख रहे हैं। तो पहला स्टेप में ये आएगा H+, ठीक है। अब क्या होगा, जो ये H+ है ये बेटा कहाँ पर अटैक करेगा? ये अटैक वहीं करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, और आपको लिखवाए थे हम कि सारे अल्काइंस इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होते हैं। तो डेफिनेटली H+ का अटैक हो जाएगा पाई पर। अब जब अटैक हो जाएगा H+ का, तो फिर मेरा 2 क्वेश्चन कि जो हमारा कार्बोकैटायन बनेगा वो किधर बनेगा, यहाँ बनेगा कि यहाँ बनेगा। मतलब हम पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करें कि हम पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करें, यही 2 आपका अपॉर्चुनिटी बनेगा। चलिए हम दोनों बना के देखेंगे, जो सही होगा उसी को लेंगे, जो गलत होगा उसको हम छोड़ देंगे। हमने पहला केस में पाई बॉन्ड को शिफ्ट किया लेफ्ट से राइट, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। पहला, और दूसरा अगर हम शिफ्ट कर दिए राइट से लेफ्ट तो हमारा कुछ ये इस तरह से बनेगा। फिर बोल रहे हैं जो हमने GOC का नोट्स PDF दिया है, आइसोमरिज्म का PDF, उसको पूरा पढ़ ले एक बार, तभी समझ में आएगा। और जिनको उसका वीडियो चाहिए वो क्लास 11th में मैंने इसका वीडियो बनाकर डाला है। आपको भी हमने स्टार्टिंग में बहुत वीडियो दिया है, उसको सबको ध्यान से देखना पड़ेगा।
नहीं तो बहुत डाउट होगा। अब देखो हमारा एक पॉसिबिलिटी ये बना और एक पॉसिबिलिटी ये बना। अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि सबसे स्टेबल कार्ब कटायन जहाँ बनेगा वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। जहाँ कार्ब कटायन स्टेबल नहीं होगा उसको हम वहीं पर रोक देंगे और बोल देंगे बाय बाय। चलो हम देखें हमारा कार्ब कटायन कहाँ स्टेबल है। अगर हम यहाँ वाला कार्ब कटायन की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा CH3 है ये मेटा ग्रुप पर है तो ये केवल दिखाएगा +I इफेक्ट। और अगर हम इस कार्ब कटायन की बात करें तो ये वाला CH3 पैरा ग्रुप पर है तो ये दिखा देगा हाइपर कॉन्जुगेशन। और आपको ऑर्डर पता है कि सबसे पहले होता है मेसोमेरिक, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब अगर हम आई इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा इन कंपैरिजन टू इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन कार्ब कटायन को बहुत पहले स्टेबल कर देगा एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट भी स्टेबल करेगा लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन से कम करेगा। तो हमें कौन सा लेना है कार्ब कटायन, विच इज मोस्ट स्टेबल, विच इज मोस्ट स्टेबल। तो हम ये वाला, तो फर्स्ट वाला में जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये वाला ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे और हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे। ये हमारा हो गया पहला स्टेप। अब हम दूसरा स्टेप में इसी को आगे लेके बढ़ेंगे। ये ऐसे बनेगा हमारा, यहाँ पर हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH+, ये हो गया दिस, ये हो गया CH3 और यहाँ पर हमने अटैक कर दिया Br- जो यहाँ पर अटैक कर देगा और ये हमारा इसका आंसर बन गया। दिस इज माई आंसर। केवल क्वेश्चन कंपाउंड देखने में बड़ा है, बस ये आपको केवल उल्लू बनाएगा, हमें उल्लू नहीं बनना है। उम्मीद करते हैं समझ में आया। सारे लोग वीडियो देखेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, फिर ट्राई करेंगे, तब आप मेरा आंसर फिर देखना, ठीक है। चलो मैं एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, करो इसको भी। सपोज HO अब अगर हमें एक ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ बोला है HBr लगाना है। चलो फिर से हम देखेंगे कि हमें HBr से क्या कहाँ से कहाँ लगेगा, ठीक है। चलिए अब आपको पता है बेटा कि जो आप यहाँ पर HBr लिए हो ये एसिड है और एसिड इज ए सोर्स ऑफ H+। तो HBr से सबसे पहला जो अटैक करेगा वो H+ करेगा और H+ में H+ है मतलब ये वहाँ जाएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब देखो हम स्टेप नंबर 1 की बात कर रहे हैं। जिनको समझ में आ गया वो फटाफट आंसर लिखिए, जिनको ना समझ में आए वो देखिए कैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शन को। सबसे पहले आपने HO ले लिया, फिर यहाँ से आपने इसको बनाया, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH OCH3। इसको आपने पहले रिएक्ट किया H+ से। H+ कहाँ चला गया, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। फिर से दो केस, आइदर आप पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करो या आप पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करो।
जिनको समझ में आ गया जहां स्टेबल बन रहा है बना लो, जिनको ना समझ में आए दोनों केस बना के चेक कर लो स्टेबिलिटी क्या है। चलो हम बनाते हैं। पहला केस में क्या हो जाएगा, ये HO, दिस वन CH2, अब यहाँ पर हम बना दिए CH+, फिर आपका ये बन गया रिंग और ये हो गया OCH3। दूसरा हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो ये हो जाएगा HO, ये बन जाएगा CH+, सिंगल बॉन्ड CH2, OCH3। ये हमारा दो केस बना। अब हमें यही देखना है कि कौन कितना ज़्यादा स्टेबल है, कौन कार्ब कैटायन कितना ज़्यादा स्टेबल है। आइए हम बात करते हैं। अगर हम पहला में देखें तो यहाँ पर जो O का लोन पेयर है ये दिखाएगा +M इफेक्ट, मतलब ये CH जो कार्ब कैटायन बना है, जो C पर पॉजिटिव चार्ज है, उसको +M इफेक्ट से ये चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। और यहाँ भी जो आपका OH है ये भी दिखाएगा +M इफेक्ट। अब तो चक्कर में पड़ गया कि अरे भाई यहाँ भी +M दिखा रहा है, वहाँ भी दिखा रहा है +M इफेक्ट। अब हमको कैसे पता किसका +M इफेक्ट ज़्यादा है? इसके लिए GOC पढ़ना पड़ेगा, जो हमने नोट्स दे दिया है। उसमें हमने आपको बताया था कि +M इफेक्ट ऑफ OH is greater than +M इफेक्ट ऑफ OCH3, यानी दोनों में जो हमारा +M इफेक्ट हो रहा है तो लेफ्ट वाला में OCH3 जो +MF दिखा रहा है वो कार्ब कैटायन को तो स्टेबल करेगा लेकिन OH से कम करेगा। OH ज्यादा कार्ब कैटायन को स्टेबल करेगा एज कंपेयर टू OCH3 बिकॉज द +M इफेक्ट ऑफ OH इज ग्रेटर देन द +M इफेक्ट ऑफ OCH3। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा लेफ्ट वाला इज नॉट मोर स्टेबल, तो इसको छोड़ देंगे। राइट वाला इज मोर स्टेबल, तो इससे हम आगे बढ़ेंगे। अब स्टेप नंबर 2, जब मुझे पता लग गया है कौन सा स्टेबल कार्ब कैटायन है, अब इस पर क्या करेंगे, ब्रोमीन का अटैचमेंट कर देंगे। कर दो। स्टेप नंबर 2, HO, ये होगा CH, Br, CH2, दिस वन OCH3। ये हमारा हो गया आंसर। जब आप इसमें Br- को अटैक करेंगे तो ये मेरा आ गया आंसर। आया समझ में? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। आप लोग भी धीरे धीरे खुद क्वेश्चन लिखो, वीडियो को पॉज करो और आंसर लिखना सीखो। मान लो मैंने ये लिख दिया, Br सिंगल बॉन्ड, दिस वन सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा F। इसका हम रिएक्ट करेंगे HBr इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ये मेरा रहा A, फाइंड A। चल फिर से वही क्वेश्चन, हम देख रहे हैं कि मेरा HBr एसिड है और कोई भी एसिड सबसे पहले H+ देगा। तो पहला स्टेप में क्या हो जाएगा, जो हमारा Br है वो पहले ये हो जाएगा, फिर CH, डबल बॉन्ड CH, फिर आपका ये हो गया F। इस पर आपने रिएक्ट कर दिया H+ का, तो ये क्या होगा, आपको पता है H+ कहाँ जाएगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। फिर से दो केस कि पाई बॉन्ड लेफ्ट से राइट शिफ्ट करेगा
कि राइट से लेफ्ट शिफ्ट करेगा। जिनको समझ में आ गया वो आगे डायरेक्ट बढ़ जाए, जिनको ना समझ में आए वो फिर से दोनों नया केस बनाए और देखें कहाँ कार का टाइम कितना स्टेबल है। आइए हम तो दोनों स्टेप बनाकर देखेंगे। पहला स्टेप हम बात कर रहे हैं बी आर, ये वाला जब हमारा पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ हो जाएगा CH प्लस, यहाँ हो जाएगा CH2 और F हो गया। और दूसरा केस जब हमारा पाई शिफ्ट किया राइट से लेफ्ट में, तो ये हमारा बन जाएगा Br, ये बन जाएगा दिस, ये होगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH प्लस और ये हमारा बन जाएगा। अब हम बात ये करते हैं कि कहाँ कार का टाइम कितना ज़्यादा स्टेबल है, पहले हम ये बात करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो कार का ब्रोमीन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये और इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, मतलब प्लस चार्ज जो कार्बन पर प्लस है वो और प्लस बढ़ जाएगा। और फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन पुल करने वाला है, तो ये भी जो कार्बन पर प्लस चार्ज है उसको और बढ़ाएगा। मतलब दोनों क्या कर रहा है, कार का टाइम को और अनस्टेबल कर रहा है। अब इसमें ये देखना है कि दोनों में से जो सबसे कम अनस्टेबल हो उसी को लेंगे, जो ज़्यादा अनस्टेबल हो उसको छोड़ देंगे। फिर से हम बता रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एक तरफ कार कटायन के बगल में ब्रोमीन है और दूसरे तरफ कार कटायन के बगल में फ्लोरीन है। दोनों के दोनों हैलोजन ग्रुप के हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप है। तो ये कार कटायन का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको और बढ़ाएंगे, तो बढ़ा देंगे तो दोनों अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन हमें क्या देखना है, कहाँ कार कटायन स्टेबल है। तो इस केस में हम वही देखेंगे कि जहाँ कार कटायन कम अनस्टेबल हो दोनों के बीच में। तो हम देख रहे हैं कि पहला वाला केस में जो फ्लोरीन है ये आपका इलेक्ट्रॉन पुल करेगा विद द हेल्प ऑफ -I इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा विद द हेल्प ऑफ -I इफेक्ट। लेकिन जो बेटा आपका ब्रोमीन है ये आपका इलेक्ट्रॉन पुल करेगा विद द हेल्प ऑफ -I इफेक्ट एंड -M इफेक्ट। ये आपको -I इफेक्ट एंड -M इफेक्ट दोनों के हेल्प से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। तो सबसे ज़्यादा कार कटायन अनस्टेबल कहाँ होगा, लेफ्ट वाला केस में। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन दो इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, तो कार कटायन हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। और फ्लोरीन तो केवल एक इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, तो ये कार कटायन ब्रोमीन वाला कार कटायन से कम अनस्टेबल है। तो हम लेफ्ट वाला को काट देंगे ड्यू टू हाईली अनस्टेबल, और हम राइट वाला को फॉलो करेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, Br- को जोड़ देंगे, मेरा आंसर आ गया। इसी तरह का क्वेश्चन आपके JEE मेंस एंड मेडिकल में आएंगे, सिंपल एंड बेस्ट, जो आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। मैं आपको अभी से बार बार बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक का पढ़ाई आप कुछ भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। राइट फ्रॉम IUPAC, GOC, आइसोमेरिज्म, हेलो एल्केन्स, हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड, कीटोन, बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स। ऑर्गेनिक में अगर आपने एक चैप्टर भी छोड़ा तो आपसे फिर क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। इसको डेली पढ़ना है 10 से 15 मिनट, चाहे आप सुबह उठ के पढ़ो या रात में सोने से पहले। डेली 15-20 मिनट आपको पढ़ना है, डेली। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम ले लिए यहाँ पर PH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OCH3। इसको हम रिएक्ट कर दिए HBr इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। इसको हम रिएक्ट कर दिए HBr इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। चलो बहुत बढ़िया।
अगर हम इसमें देखते हैं तो HBr एसिड है, सबसे पहले ये H+ देगा, मतलब सबसे पहले H+ रिएक्ट करेगा। H+ कहाँ अटैक करेगा? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, मतलब डबल बॉन्ड है। हमने क्या किया यहाँ पर? पहला स्टेप, जो आपका pH है, CH है, डबल बॉन्ड CHO CH3, इसको जब मैं रिएक्ट किया H+ से, तो फिर से हमारा 2 केस आएगा। जिनको समझ में आ गया उनको बार बार 2 केस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आइदर आप पाई बॉन्ड को यहाँ ट्रांसफर करो लेफ्ट टू राइट, या आप पाई बॉन्ड को यहाँ ट्रांसफर करो राइट टू लेफ्ट, दोनों बनाओ। दोनों में जहाँ स्टेबल कार्ब कटायन होगा उसी से आगे बढ़ेंगे, जो अनस्टेबल होगा उसको क्या बोल देंगे? टाटा बाय बाय। चलो पहला केस, ये क्या बनेगा? pH सिंगल बॉन्ड CH2 CH+ सिंगल बॉन्ड OCH3। ये तब है जब हमने राइट से लेफ्ट गया। अब हम बात करते हैं जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो pH CH+ सिंगल बॉन्ड CH2 OCH3। अब हम क्या कर रहे हैं? अब ये जो हम बात कर दी, अब हमको यहाँ ये चेक करना है बेटा कि कौन कितना ज़्यादा स्टेबल है। हम देख रहे हैं कि प्लस के सामने ये O का लोन पेयर है, तो ये दिखाएगा मेसोमेरिक इफेक्ट +M इफेक्ट, और यहाँ पर प्लस के सामने फिनाइल है, ये दिखाएगा रेजोनेंस इफेक्ट। मुझे पता है कि मेसोमेरिक इफेक्ट का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू रेजोनेंस, मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट कार्ब कटायन को ज़्यादा स्टेबल करेगा एज कंपेयर टू रेजोनेंस इफेक्ट। यानी लेफ्ट वाला में मेसोमेरिक है तो दिस कार्ब कटायन इज मोर स्टेबल, राइट वाला में रेजोनेंस इफेक्ट है, दिस कार्ब कटायन इज लेस स्टेबल। तो इसको हम छोड़ देंगे एंड आई विल प्रोसीड विथ मोर स्टेबल, और यहाँ पर हम ऐड किससे करेंगे? रिएक्ट Br- से। ये क्या बन जाएगा? pH CH2 CH Br OCH3। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं कि धीरे धीरे आप लोग को सब कुछ समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो मेडिकल और जेई मेंस में भी आ चुका है। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन आपका ये है, 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन, आपको 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन दिया हुआ है। क्या क्या दिया है बेटा आपको? दे हैव गिवन 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ HBr। हमें ये पता करना है कि अगर दोनों का हम HBr से अगर रिएक्शन करवाते हैं तो सबसे पहले कौन और सबसे फास्ट कौन रिएक्शन करेगा HBr से, पहले हमको ये देखना है। आइए हम बात करते हैं। हमने 1 ब्यूटीन का फॉर्मूला लिख दिया, क्या होगा? 4 कार्बन और एक जगह हमने दिखा दिया डबल बॉन्ड। ये हमारा हो गया 1 ब्यूटीन, और 2 ब्यूटीन क्या हो जाएगा? हमारा डबल बॉन्ड बीच में आ गया। अब HBr एसिड है तो सबसे पहले ये देगा H+, HBr एसिड सबसे पहले ये देगा H+, यानी H+ जब अटैक करेगा तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा C पर प्लस सिंगल बॉन्ड C, यहाँ भी बन जाएगा C पर प्लस सिंगल बॉन्ड C। अब देख लो आप,
अब आ गया बेटा कॉन्ट्राडिक्शन कि जो हमारा कार्बकैटायन बना है वो बेटा दोनों में बराबर बन गया। अब लो, अब तो दोनों का कार्बकैटायन का स्टेबिलिटी बराबर हो गया। तो इसके मतलब क्या दोनों का रिएक्टिविटी बराबर होगा? बिल्कुल नहीं। जब दो अलग अलग कंपाउंड है तो इनका रिएक्टिविटी भी अलग अलग होगा। लेकिन अब यहाँ पर आ गया कॉन्ट्राडिक्शन। अब यहाँ पर क्या आ गया? कॉन्ट्राडिक्शन कि अगर कार्बकैटायन सेम हो जाए तो हमें रिएक्टिविटी देखने के लिए हमें फिर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बकैटायन देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं? अगर पहला स्टेप में जो हमारा कार्बकैटायन बन रहा है अगर वो दोनों में कार्बकैटायन इक्वल हो जाए तो फिर हम रिएक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बकैटायन पर नहीं देख सकते। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? उस समय हमें ये देखना पड़ेगा कि उसी का रिएक्टिविटी फास्ट है, उसी का रिएक्टिविटी फास्ट होगा जिस एल्कीन का न्यूक्लियोफिलिसिटी फास्ट होगा। अगर कार्बकैटायन सेम है तो उसी का रिएक्टिविटी फास्ट होगा जिस एल्कीन का न्यूक्लियोफिलिसिटी फास्ट होगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी? जिसको इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है। तो आइए, जब ये कार्बकैटायन दोनों बराबर हो गया तो अब हम जो रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो हम लिखे थे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बकैटायन, अब इस पर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर दोनों कार्बकैटायन सेम हो गया। अब क्या होगा? आपका ये हो जाएगा कि जो आपका रिएक्टिविटी है ये आपको डिपेंड करेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये आपका डिपेंड करेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन, ये अब आपका इस पर डिपेंड करेगा। अब ये बताओ हमें कैसे पता यार कौन एल्कीन कितना इलेक्ट्रॉन देगा नहीं देगा? चलो हम पहले दोनों एल्कीन का फोटो बनाए। 1 ब्यूटीन तो कुछ इस तरह बन गया हमारा और 2 ब्यूटीन कुछ इस तरह से बन गया। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 1 ब्यूटीन को केवल एक तरफ से आई इफेक्ट शो हो रहा है। 1 ब्यूटीन को इंडक्टिव इफेक्ट केवल एक तरफ से शो हो रहा है। 2 ब्यूटीन का इंडक्टिव इफेक्ट इज फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन, लेफ्ट से भी राइट से भी। यानी जो 2 ब्यूटीन है इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है एज कॉम्पेयर टू 1 ब्यूटीन। क्यों? क्योंकि 2 ब्यूटीन में जो हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इट इज फ्रॉम बोथ द साइड्स, लेकिन 1 ब्यूटीन में जो हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इट इज फ्रॉम वन डायरेक्शन। तो डेफिनेटली 2 ब्यूटीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया तो ये किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने में सबसे आगे रहेगा, मतलब इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो ओवरऑल सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी कौन शो करेगा HBr से? जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखे। क्यों? क्योंकि HBr से सबसे पहले H+ अटैक करेगा और H+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन देगा? 2 ब्यूटीन। क्यों? क्योंकि इसके पास दोनों तरफ से आई इफेक्ट शो कर रहा है, लेकिन 1 ब्यूटीन को केवल एक तरफ से आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो मोर आई इफेक्ट, मोर इलेक्ट्रॉन, मोर टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड मोर टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 2 ब्यूटीन का जो रिएक्टिविटी है ये ज़्यादा हो जाएगा 1 ब्यूटीन से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, बच्चे इसमें अक्सर गलत कर देते हैं। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम।
ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सिस टू ब्यूटीन, सिस टू ब्यूटीन एंड ट्रांस टू ब्यूटीन, cis 2-butene and trans 2-butene. Compare the reactivity of HBr। मतलब HBr सबसे पहले किस पर अटैक करेगा, अगर दोनों मतलब किसका रिएक्शन सबसे फास्ट होगा, किसका रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे कि कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ HBr। एक आपको दिया रहेगा सिस 2-ब्यूटीन और एक आपको दिया रहेगा ट्रांस 2-ब्यूटीन। बहुत बढ़िया। अब जिनको सिस और ट्रांस का आइडिया नहीं रहेगा उनके लिए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हम पहले बोले थे जब तक आप जीओसी, आइसोमेरिज्म, IUPAC लेम का जो हम नोट्स दिए उसको आप चप्पा चप्पा नहीं पढ़ जाओगे तब तक तो मुश्किल होगा। सिस मतलब व्हेन बोथ द ग्रुप्स आर ऑन द सेम प्लेन, और ट्रांस मीन्स व्हेन बोथ द ग्रुप्स आर ऑन डिफरेंट प्लेन, दैट इज अगर एक प्लेन के ऊपर है तो दूसरा प्लेन के नीचे होगा। तो अगर हम बात करते हैं सिस का, तो सिस कैसे होता है? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सिस, तो सिस हमारा कुछ इस तरह होगा, C डबल बॉन्ड C, एक आपका CH3 यहाँ है, एक आपका CH3 यहाँ है, एक आपका H यहाँ और एक आपका H यहाँ। ये हमारा हो गया सिस फॉर्म। अगर हम ट्रांस की बात करें, C डबल बॉन्ड C, CH3 एक H यहाँ ले ले, एक H यहाँ ले ले, और हम यहाँ पर हम कर दिए ट्रांस। तो एक मेरा सिस है, दूसरा हमारा ट्रांस है। अब यहाँ हम बात करें रिएक्टिविटी ऑफ HBr की, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो HBr से क्या होगा? सबसे पहले कौन रिएक्ट करेगा HBr से? H+। मतलब यहाँ पर भी रिएक्शन होगा H+ से, और आपका यहाँ भी रिएक्शन हो जाएगा किससे? H+। आया समझ में? अब क्या होगा, जब H+ से आप जब रिएक्शन करने जा रहे हो तो फिर ये बराबर हो गया। देखो 1 2 3 4, एक बार यहाँ बनेगा कार्बोकैटायन और दूसरा 1 2 3 4 यहाँ बनेगा कार्बोकैटायन। अब लो फिर से वही बात आ गया, दोनों केस में हमारा कार्बोकैटायन बराबर हो गया। मतलब अब इस बार हम रिएक्टिविटी है वो हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से नहीं देख सकते। क्या कर सकते? हम नहीं देख सकते। तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि दोनों में से जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो लेस रिएक्टिव, और जो सबसे हाईली अनस्टेबल होगा वो मोर रिएक्टिव। क्यों? जो जितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा वो उतना ही जल्दी रिएक्शन करता है, ताकि उसका एनर्जी रिलीज हो जाए और वो स्टेबल बन जाए। तो पहले हम ये देखते हैं कि कौन स्टेबल है और कौन अनस्टेबल है। तो अगर हम सिस की बात करते हैं बेटा, तो देखो ये इस तरह से डाइपोल मोमेंट, ये ऐसे डाइपोल, मतलब जो सिस का डाइपोल मोमेंट है इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसमें कुछ ना कुछ पोलर है। जो ट्रांस है एक ऐसे पुल करेगा, एक ऐसे, मतलब जो म्यू इज इक्वल टू 0 ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट, तो इसमें देयर इज नो पोलैरिटी, इसमें कोई भी पोलर नहीं है। तो जब इसमें कोई भी पोलर नहीं है मीन्स कोई भी चार्ज की ट्रांसफर नहीं है, मतलब ये पूरा का पूरा क्या है? स्टेबल। वाई? ट्रांस वाला ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सिस, क्योंकि ट्रांस का जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 है, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं है, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं है। मतलब अब अगर कोई पोलैरिटी नहीं है तो कोई इलेक्ट्रॉन का इधर उधर ट्रांसफर भी नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा ट्रांसफॉर्म है
It is more stable as compared to cis form since trans का जो dipole moment है it is equal to 0 and cis का dipole moment is not equal to 0। मतलब जो हमारा trans है that is more stable so less reactive, और जो cis है it is less stable so it will be more reactive to become stable। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सिस 2 ब्यूटीन ज़्यादा रिएक्टिव दिखाएगा इन कंपैरिजन विथ ट्रांस 2 ब्यूटीन व्हेन वी आर रिएक्टिंग विथ HBr। HBr के रिएक्शन में सिस 2 ब्यूटीन का रेट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू ट्रांस 2 ब्यूटीन बिकॉज cis 2 butene has dipole moment not equal to 0 where trans has dipole moment equal to 0। अब आपको मेरे ख्याल से आपने ये कुछ क्वेश्चंस जो इसी पैटर्न को क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं ये आपको समझ में आ गया कैसे हम रिएक्शन करेंगे, कैसे हम कार्ब कटायन का स्टेबिलिटी को चेक करेंगे, प्लस आई हो प्लस H हो, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, मेसोमेरिक। अब हम बात करते हैं बेटा अगला टॉपिक जो आता है वो होता है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब कटायन। नेक्स्ट जो टॉपिक की हम बात करेंगे वो आपका रहता है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब कटायन। Now what is the meaning of rearrangement? अब देखिए रीअरेंजमेंट ऑफ जब कार्ब कटायन करेंगे तो हमें देखिए याद रखिएगा कि अगर हमें दिख रहा है कि सामने वाले पर अगर कार्ब कटायन बनेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा तो हम उसी केस में कार्ब कटायन की रीअरेंजमेंट करते हैं। रीअरेंजमेंट करने का मेन मोटिव क्या है कि कार्ब कटायन को हम और स्टेबल करें। रीअरेंजमेंट का मोटिव यही है कि हम कार्ब कटायन को और स्टेबल करें। आया समझ में? अब देखो जब आप रीअरेंजमेंट करोगे तो ये हमेशा 1 से 2 होता है, मतलब जिस पर कार्ब कटायन बना है उस कार्ब कटायन को 1 बोलते हैं और 1 से 2 शिफ्ट होता है, उसके बाद बाजू वाले कार्बन से इसका शिफ्टिंग होता है। पहला केस। दूसरा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब कटायन हम तभी करेंगे जब हमारा रीअरेंजमेंट करने के बाद कार्ब कटायन और स्टेबल हो जाए। एक चीज याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट बनता है अपने जेब अपने पॉकेट से 1 रुपए भी खर्च नहीं करना, केवल स्टेबिलिटी की ओर देखना है, अनस्टेबिलिटी की ओर नहीं देखना है। हम एक एग्जांपल लेके आपको बताएंगे।